So welcome back, and this one is lecture number 4 on Bohr-Sommerfeld theory of hydrogen atom. And in this chan, what kind of chan? Actually we were discussing Bohr-Sommerfeld theory of hydrogen atom, and we have completed Bohr theory, and our next topic is विल्सन-सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल्स. ठीक है, देखो क्या थे ये, और ख़ास बात ये है कि इससे पहले दो क्वांटाइजेशन लॉ एग्जिस्ट करते थे. प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ फॉर एटॉमिक ऑसिलेटर्स एंड बोर क्वांटाइजेशन लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज्ड एंड दैट विल बी NH कट. ठीक है, सो विल्सन-सोमरफेल्ड ने एक ऐसा क्वांटाइजेशन रूल्स दिया, मतलब ऐसे क्वांटाइजेशन रूल्स दिए जो इन दोनों जो एग्जिस्टिंग क्वांटाइजेशन लॉ थे, प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ एंड बोर क्वांटाइजेशन लॉ, वो एज ए स्पेशल केस थे उसके. ठीक है, तो एक बार तो दोनों लॉ को लिखते हैं कि प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ क्या था, बोर क्वांटाइजेशन लॉ क्या था, फिर लिखते हैं कि विल्सन-सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल्स क्या है, और फिर कैसे हम उन दोनों लॉज को ऑब्टेन कर सकते हैं उससे, एज ए स्पेशल केस कैसे है दोनों. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ. तो प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ, या फिर पूरा लिखते हैं एक बार. व्हेन, या फिर ऐसे लिखे, चलो लिखते हैं पहले प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ. प्लैंक पर यार माहौल तो बनाए नहीं, फिर लिखना पड़ेगा पहले कि ये कहानी थी. ठीक है, व्हेन विल्सन एंड सोमरफेल्ड, व्हेन विल्सन-सोमरफेल्ड come up with quantization rules, there were two quantization conditions या quantization laws. बट अब उसको भी लिख देते हैं क्वांटाइजेशन लॉज. प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ, प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ फॉर एटॉमिक ऑसिलेटर्स and Bohr's quantization law for angular momentum of electron revolving in circular orbits around the nucleus. ठीक है, चीज़ें थी. बोर, विल्सन एंड सोमरफेल्ड come up with quantization rules देयर वर. अच्छा, क्वांटाइजेशन रूल के साथ आए, उससे पहले देयर वर टू क्वांटाइजेशन लॉज. जब ये आए उस टाइम दो क्वांटाइजेशन लॉ थे, प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ फॉर एटॉमिक ऑसिलेटर्स एंड बोर्स क्वांटाइजेशन लॉ फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. एंड द विल्सन-सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल्स वर मोर जनरल देन दिस टू, या फिर मैं बोलूँ कि दिस टू quantization rules या quantization laws were a special case of the Bohr quantization rules. ठीक है, these two quantization rules were are special, R लिखना पड़ेगा यार, R as a special cases
ऑफ विल्सन सोमरफील्ड डबल एम आएगा यार, क्वांटाइजेशन लॉ, क्वांटाइजेशन रूल्स, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं एक बार प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ क्या था। सो प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ, देखो क्या था कि द एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑसिलेटर, द एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एनर्जी ऑफ a quantum of a atomic oscillator is quantized and is given by, and it is given by E equal to NH nu, ठीक है। और H nu is called as quanta of energy और photon of energy, ठीक है, क्वांटा ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो एटॉमिक ऑसिलेटर की होगी वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ठीक है। तो ये सबसे एक छोटा एनर्जी है जो एग्जिस्ट करता है और इसका इंटीग्रल मल्टीपल वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जो सेकंड था बोर क्वांटाइजेशन, वो क्या था, बोर क्वांटाइजेशन लॉ, वो था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसका वो होगा NH कट, ठीक है। सो दिस वर टू क्वांटाइजेशन लॉ। नाउ वी विल डिस्कस कि इन्होंने क्या दिया था और वो ये जो दोनों लॉ थे वो उसके स्पेशल केस कैसे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स, ठीक है। देखो लिख लेना, नेक्स्ट ये टॉपिक डाल देना पूरा ही, विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स। ये वापस से डालना पड़ेगा, हैशटैग देना पड़ेगा छोटा सा। ये मेन टॉपिक है पर मेन टॉपिक का डिस्कशन इस फॉर्मेट में है कि ये जब आया तो उससे पहले दो लॉ थे तो हमने उनको मेंशन किया और वहाँ पे बताया भी है कि जो विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स थे दैट वर मोर जनरल देन दिस टू, एंड दिस टू वर एज ए स्पेशल केस और एज ए स्पेशल केसेज ऑफ दिस रूल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू विल्सन सोमरफील्ड for a physical system in which coordinates are periodic function of time, अगर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, कोई सिस्टम है, फॉर ए सिस्टम इन विच कोऑर्डिनेट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, देयर एग्जिस्ट ए क्वांटाइजेशन लॉ या क्वांटाइजेशन रूल्स, क्वांटाइजेशन कंडीशंस, क्वांटाइजेशन रूल्स फॉर ईच पीरियोडिक कोऑर्डिनेट, each coordinate ले लेता हूँ, and these are closed integral pi dqi equal to n h cut p theta nh, ठीक है। और पी आई क्या है और डी क्यू आई क्या है,
क्यू आई तो है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट जो कि पीरियोडिक है, कोऑर्डिनेट दैट इज पीरियोडिक, कोऑर्डिनेट दैट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, जो कि पीरियोडिक है वो कोऑर्डिनेट है। पी आई क्या है? पी आई है आपका जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटा है उस कोऑर्डिनेट के, वो जैसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट हो, पीरियोडिक कोऑर्डिनेट हो तो ये होगा पी एक्स, अगर थीटा हो तो ये होगा पी थीटा, फाई हो तो ये होगा पी फाई, इस टाइप से, वाई हो तो ये होगा पी वाई। तो कॉन्जुगेट मोमेंटा, ठीक है, एंड पी आई इज कॉन्जुगेट मोमेंटा, कॉन्जुगेट मोमेंटा, ठीक है। और उसको तो पता ही है फिर, एन वहाँ पर एक इंटीजर है, ठीक है। और जो क्लोज इंटीग्रल है वो क्या है? द इंटीग्रल इज फॉर द होल पीरियड ऑफ क्यू, ठीक है। इंटीग्रल दिस रिप्रेजेंट्स दैट इंटीग्रल इज over the whole period of Q, Q का जो पूरा पीरियड है, क्योंकि पीरियोडिक है तो उस पूरे पीरियड के लिए, ठीक है, फॉर ए वन पीरियड ओवर ए पीरियड ऑफ Q, ठीक है। चलो तो बात करते हैं अब, ये तो हो गया क्वांटाइजेशन कंडीशंस। कंडीशंस क्यों बोल रहे हैं या रूल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर पीरियोडिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग एक कंडीशन है, ठीक है। अगर दो कोऑर्डिनेट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है तो दो कंडीशन होंगे, दो रूल होंगे, ठीक है। हाँ, और अगर एक है तो एक ही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ। क्वांटाइजेशन लॉ बाय विल्सन सोमरफेल्ड कंडीशन, विल्सन सोमरफेल्ड कंडीशन जो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं भाई? जो प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ है वो किसके लिए है? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एक एटॉमिक ऑसिलेटर के लिए। और जो एटॉमिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होगा दैट विल बी व्हाट? पी एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के, या फिर बोलूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एनर्जी वहाँ पे उसकी कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? एक्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है क्योंकि ऑसिलेटरी है वो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो एक्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये कंडीशन लगेगी एक्स के लिए। तो इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स डी एक्स इक्वल टू एन एच, ठीक है। और पी एक्स डी एक्स ये क्या होगा? पूरे पीरियड के लिए अगर मैं बात करूं, एक्स और पी एक्स में जो फेज स्पेस बनेगा तो ये पूरा फेज स्पेस जो आएगा उसका एरिया, एरिया ऑफ फेज स्पेस, एरिया ऑफ फेज स्पेस, ये इंटीग्रल है वो एरिया ऑफ फेज स्पेस है। तो देखो एरिया ऑफ फेज स्पेस अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, ठीक है। देखो कैसे, भाई फेज स्पेस में मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से मेरे को फेज स्पेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स स्क्वायर बाई 2me, इस इक्वेशन को प्लस हाफ, तो इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो है ही ऑलरेडी, 2 बाई एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड ई 2e बाई ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
और जब मेरे को ग्राफ बनाना है, फेज स्पेस बनाना है, तो कैसे बनेगा, एक्स और पी एक्स में ग्राफ कैसे बनेगा। ये क्या चीज़ है भाई, इलिप्स है भाई, ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इलिप्स है, तो इस टाइप से इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, एक रेडियस ये हो जाएगी, एक रेडियस ये हो जाएगी, तो एक तो हो जाएगा ए √2me और एक हो जाएगा 2e, जैसे ए मैं इसको बोल दूँ, किसी को बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे एक्स कोऑर्डिनेट पे ना तो ये हो जाएगा √2e m⍵², और वाई कोऑर्डिनेट पे ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं एरिया की बात करूँ, ये जो फेज स्पेस का जो एरिया है, इस इलिप्स का जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, वही तो है ये चीज़ जो पी एक्स डी एक्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो यही तो है, एरिया ऑफ इलिप्स ही तो है। और ये चीज़ कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, पी एक्स डी एक्स क्या हो गया, पाई ए बी, और पाई ए बी क्या है, पाई ए क्या है भाई, ये चीज़ √2e बाई m⍵², बी क्या है, ये चीज़ √2me, तो ये चीज़ क्या हो गया, ये हो गया आपका 2e तो बाहर आ जाएगा, m कट ही जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो पाई 2e और ओमेगा। सही है, और दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, NH। फिर रखते हैं इस चीज़ को, फिर देखते हैं क्या आता है। इसको हटा देते हैं। From Wilson Sommerfeld quantization condition, this thing is what, NH, and this thing is we obtained pi 2e by omega, this is NH, so E equal to what, omega n h omega divided by 2 pi और E equal to n h omega by 2 pi क्या है, फ्रीक्वेंसी, and this is what, this is Planck's energy quantization law, Planck's energy quantization law. So Planck's energy quantization law is a special case, सही या नहीं है, Planck's energy quantization law is a special case, हुआ या नहीं हुआ, of Wilson Sommerfeld condition. कंडीशन या रूल्स। ठीक है, दिस इज द थिंग। और अब बात करें बोर क्वांटाइजेशन लॉ की, उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे स्पेशल केस है। देखो, बोर क्वांटाइजेशन लॉ एज ए स्पेशल केस। ठीक है, टॉपिक डाल रखा है तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि बोर क्वांटाइजेशन लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, क्या करें, क्या हो रहा है बोर मॉडल में, उसको देखते हैं। बोर मॉडल में क्या हो रहा है कि ये चीज़ हो रही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो इसको मैं आर और थीटा से डिनोट कर सकता हूँ। एक सर्कुलर पाथ पे मोशन है तो प्लेनर मोशन है, आई कैन यूज आर एंड थीटा। और आर तो कांस्टेंट है तो सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है और थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, या थीटा इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। सो जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, पी थीटा डी थीटा क्लोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH। सही है, पी थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर मोमेंटम को,
भाई थीटा जो कोऑर्डिनेट होता है वो एंगुलर मोमेंट, थीटा के करस्पॉन्डिंग जो भी मतलब एंगल के करस्पॉन्डिंग जो भी मोमेंटा कोऑर्डिनेट होता है वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगुलर मोमेंटम को। ये बात ध्यान रहेगी, थीटा के करस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्जुगेट मोमेंटा होता है वो एंगल के करस्पॉन्डिंग, थीटा या फाई दोनों करस्पॉन्डिंग होता है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन, तो जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी कांस्टेंट सिंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स, अंडर सेंट्रल फोर्स, सो एंगुलर मोमेंटम p थीटा विल बी कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्वांटम कंडीशन कैसे हो जाएगी, मतलब जो क्वांटाइजेशन कंडीशन वो कैसे हो जाएगी, p थीटा बाहर आ जाएगा, d थीटा इक्वल टू NH, ठीक है। d थीटा पूरे सर्किल के लिए कितना है भाई? 2 पाई, सो p थीटा इक्वल इंटू 2 पाई इक्वल टू NH। और ये क्या है देखो इसको, p थीटा इक्वल टू क्या हुआ? NH ओवर 2 पाई, बोले तो p थीटा इक्वल टू NH कट, एंड दिस इज योर बोर क्वांटाइजेशन लॉ। हेंस बोर क्वांटाइजेशन लॉ is a special case of Wilson-Sommerfeld quantization condition. A quantization rules is a special case of Wilson-Sommerfeld quantization rules, ठीक है, फाइन। और ये हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। क्या याद रखना है? जस्ट जो कंडीशन है वो याद रखनी है, ये जो बाद में जो करवाया है उसी कोई ज़रूरत नहीं है कि जो प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ है और बोर क्वांटाइजेशन लॉ है वो एज ए स्पेशल केस है, उस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कई बार स्टेटमेंट पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है कि फॉर ए फिजिकल सिस्टम इफ एनी कोऑर्डिनेट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम देन देयर विल एग्जिस्ट ए क्वांटाइजेशन कंडीशन एंड दैट विल बी दिस थिंग कि पी आई डी क्यू आई क्लोज इंटीग्रल विल बी NH, ठीक है, एंड दिस थिंग विल प्रोड्यूस ए क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करता है वो दिखा दिया 2 केस में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन लॉ। लिखो, टॉपिक डालो। डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन लॉ, बोर क्वांटाइजेशन लॉ। डी ब्रोगली ने कैसे बोर क्वांटाइजेशन लॉ है उसको इंटरप्रेट किया, ठीक है। सबसे पहले तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था उसकी बात करो, और फिर बात करते हैं कि उसने कैसे बोर क्वांटाइजेशन लॉ को इंटरप्रेट किया, ठीक है। देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? क्या कह रहा है डी ब्रोगली ने मैटर वेव्स, मतलब जो मैटर होता है वो भी एज ए वेव बिहेव करता है, ये बोला था। तो अगर मैटर एज ए वेव बिहेव कर रहा है तो ये भी बोला कि उसका एक वेवलेंथ होता है और वो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, ठीक है। और उससे फिर कैसे बोर क्वांटाइजेशन लॉ इंटरप्रेट होगा उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली
matter also show up dual nature. It can behave as a wave, as like a wave. Matter can behave as a wave and particle. वेव और पार्टिकल बोथ, और पार्टिकल दोनों एक मतलब एक बार में एक होता है, वेव या फिर पार्टिकल, ठीक है। वेव और पार्टिकल बोथ दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ट्वेल्व आंसर मैटर कैन बिहेव एज ए वेव और पार्टिकल बोथ, ठीक है। एंड इफ मैटर बिहेव्स लाइक ए वेव देन द एसोसिएटेड वेवलेंथ इज रिटन एज या will be when matter behaves as wave, then the associated wavelength is written as या is given as lambda equal to h by p, जहाँ पर p क्या है, मोमेंटम, दैट इज mv, ठीक है। और अब देखो कैसे इसने बोर क्वांटाइजेशन लॉ को इंटरप्रेट किया। देखो, सिंस अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द इलेक्ट्रॉन is moving in stationary orbits, ठीक है। ये था ना कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट दैट इज कांस्टेंट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है means energy of the electron in this particular orbit in a particular orbit is constant, ठीक है। ये मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब यहाँ पर इसकी एनर्जी कांस्टेंट है इस इलेक्ट्रॉन की। और ये था बोर का मॉडल का, मतलब बोर मॉडल के अकॉर्डिंग था, थर्ड पोस्टुलेट थी, ठीक है। एंड अब डी ब्रोगली बोल रहा है एंड एज इलेक्ट्रॉन इज ए मैटर पार्टिकल एंड सिंस इलेक्ट्रॉन इज ए मैटर पार्टिकल सो there will be a wave associated with it, there will be a wave associated with it, and एनर्जी कांस्टेंट रहे, एंड to be energy constant for the electron, to be energy constant for electron in the orbit the circumference of orbit should contain चलेगा, should contain integral multiple of wavelength, should contain integral multiple of wavelength। सुनते रहना क्या है, मैं समझा दूंगा अच्छे से। पहले आप यहाँ पे आओ वापस से,
ये तो था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ तक, ठीक है। अब बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, बोर मॉडल ने क्या बोला कि वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट स्टेशनरी है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब है कि उसकी एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं डी ब्रोगली कि चलो ठीक है, सिंस अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, फाइन, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन इज ए मैटर पार्टिकल सो देयर विल बी ए वेव associated with it, क्योंकि मैटर पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं विद इट, एंड टू बी एनर्जी कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस ऑर्बिट में, द सर्कम्फ्रेंस मतलब दिस थिंग 2 पाई आर, अगर ये आर रेडियस है तो 2 पाई आर ऑफ ऑर्बिट शुड कंटेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, मतलब ये चीज होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए वहां पे। ऐसा क्यों है देखो कि बता देता हूं मैं इसको अभी यहाँ पे ही। This thing should be there because अगर ऐसा नहीं होगा ना, बिकॉज it will produce stationary waves, in the orbit। कैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे n = 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो सर्कम्फ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। सर्कम्फ्रेंस 2 पाई आर है ही ऑलरेडी, और 2 पाई आर जो सर्कम्फ्रेंस है वो एक वेवलेंथ के बराबर होगा। तो इस टाइप से होगा देखो कि इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आएगा, n = 1 के केस में ये पूरा एक वेवलेंथ है इस टाइप से, अभी समझ में नहीं आएगा इतना अच्छे से इस वाले केस में। n = 2 के लिए देखते हैं कि कैसे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेगा, और स्टेशनरी वेव रहेंगी तो ही एनर्जी स्टेशनरी रहेगी, क्योंकि अगर स्टेशनरी वेव नहीं रही ना तो इंटरफेयर होके आपस में, और थोड़ी देर बाद एनर्जी, या फिर मैं बोलूँ कि वेव खत्म ही हो जाएगी, तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। देखना कैसे मैं समझाता हूँ। n = 2 के लिए देखो एक बार कि जैसे ये आपका ऑर्बिट है, इसका लेंथ 2 पाई आर है, n = 2 का केस है, न्यूक्लियस को नहीं बना रहा अभी, तो जो मैटर वेव है वो होना चाहिए 2 पाई आर = 2 लैम्डा, ठीक है। वहाँ पर 2 वेवलेंथ होना चाहिए इस सर्कम्फ्रेंस पे। कैसे देखो, मैटर वेव ऐसा होना चाहिए, एक वेवलेंथ और ये दूसरा वेवलेंथ, इस टाइप से। ये एक वेवलेंथ है पूरा, एक ये यहाँ तक, ये दूसरा है। तो इस टाइप से वो ऑर्बिट का जो 2 पाई आर लेंथ है वो इस टाइप से 2 वेवलेंथ कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो बताऊँ, अभी एक बार 3 के लिए और दिखाता हूँ और फिर और ज़्यादा क्लियर होएगा, ठीक है। 3 के लिए यहाँ पर बनाता हूँ एग्जांपल। सी ऑर्बिट है, तो 3 के लिए मतलब अगर n = 3 की बात है, थर्ड ऑर्बिट की बात है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 पाई आर = 3 लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। 3 वेवलेंथ यहाँ पर आनी चाहिए सर्कम्फ्रेंस में। इलेक्ट्रॉन जो वेव है वो इस वे में होनी चाहिए, तो 1 2 और ये 3, इस टाइप से होना चाहिए। अभी थोड़ा ज़्यादा सही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखो क्या होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इतने वेवलेंथ ना होते तो क्या होता, इसी डायग्राम में समझो भाई। क्या होता कि जैसे मान लो 3.5 होते, 3.5 होते, तो क्या होता, ये ऐसे गया 1 2 3 और ये कुछ पार्ट ऐसे रह जाता, ठीक है। तो ये वेव ऐसे चलती रहती, फिर ऐसे चलती रहती,
ऐसे चलती रहती भाई, ऐसे चलती रहती, और थोड़ी देर बाद इंटरफेयर होके ये जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाता। आप खुद ही देख सकते हैं कि दिख रहा होगा, इफेक्ट जीरो हो जाता, ठीक है, और एनर्जी उसकी जीरो हो जाती। तो वो स्टेशनरी जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो कंसेप्ट गायब भी हो जाता कि उसका एनर्जी कांस्टेंट है वो ख़त्म ही हो जाता अगर ऐसा होता। तो अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये वाली दिक्कत आ जाएगी कि जो वेव है वो एनर्जी को जीरो कर देगा, वेव आपस में इंटरफेयर होंगे और फिर देखो ना, ये इंटरफेयर दिख रहा है ना, इंटरफेरेंस दिख रहा है ना सब, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो अगर ऐसा होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ से शुरू हुई, ये ऐसे गई, ये एक स्टेशनरी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, अगर मैं और अच्छे बोलूँ तो स्टैंडिंग वेव है। अगर आप मतलब ऐसे चल रही है और आप देखोगे ना इसको तो ऐसी कैसी दिखेगी बाद में भी, वैसे वेव है, स्टैंडिंग वेव इसी को तो बोलते हैं, और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इंटरफेयर कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, ये हमेशा ऐसे कैसे मेंटेन रहेगी। n=3 के केस में, ठीक है, n=2 में ऐसे दिखेगी, n=1 में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था बट वो ऐसे ही है वो, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा कि ये कंडीशन वहाँ पर होना ही चाहिए। दिस इज डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और अभी इंटरप्रिटेशन पूरा नहीं हुआ है। ये जो कंडीशन है वो आपका डी ब्रोगली का जो मतलब जो क्या बोलते हैं, सॉरी, बोर का जो क्वांटाइजेशन लॉ है उसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इंटरप्रिटेशन था जस्ट, और अभी कैसे उसको ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ से उसको देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार इस चीज़ को वापस से समझाता हूँ एक बार, है ना, क्या पूरा सीन क्या है, थोड़ा अपनी एक देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ फिर समझ में आएगा, या फिर मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, वो लिख देता है पूरा और फिर समझाता हूँ वापस से। आल्सो वी कैन ऑब्टेन बोर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लॉ by this condition of stationary orbits, for stationary orbits. कैसे कंडीशन क्या थी, ये चीज़ कि जो सर्कमफ्रेंस है वो इंटीग्रल वेवलेंस कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ से देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p, यानी कि बोले तो h/mv, तो 2πr इक्वल टू क्या हो गया, NH/mv, यहाँ से mv को इधर ले गया हूँ, तो mvr इक्वल टू NH/2π, सॉरी NH कट लिख देता हूँ सीधा ही, एंड दिस इज व्हाट, बोर क्वांटाइजेशन लो। तो ये वाला काम है सारा। अब समझो अच्छे से दोबारा से सारी चीज़ को, ये लिख लेना और उसके बाद समझाता हूँ वापस से। देखो क्या सीन है, अच्छे सुनना, लिख लिया एक बार। क्या प्रोग्राम क्या हुआ है यहाँ पे कि टॉपिक है डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन लॉ। तो जो बोर क्वांटाइजेशन लॉ है L इक्वल टू NH कट, उसको डी ब्रोगली अलग वे में इंटरप्रेट करता है। क्या बोलता है कि जो सर्क्यूमफ्रेंस है आपका, जो ऑर्बिट है, उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होने चाहिए, या जो है ऐसे बन गया ये, तो अभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होने चाहिए, ठीक है। जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि 2πr है, दैट शुड बी n लैम्डा, और जो ये कंडीशन है इससे आप ये ऑब्टेन कर सकते हो, ये उसने बोला, और वो मैंने आपको दिखाई दिया कि ऑब्टेन तो कर सकते हैं। अब ये उसने क्यों बोला कि 2πr इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए, वो उसने इस ब्याप पे बोला कि जो बोर का जो पोस्टुलेट है वो बोलता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड द सर्कुलर ऑर्बिट इज स्टेशनरी, मीन्स जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर एनर्जी कांस्टेंट रखना है, मतलब इस ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट रहे, तो इसके लिए जो वेव है, जो मैटर वेव है, वो स्टैंडिंग वेव बनना चाहिए। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनना चाहिए, स्टैंडिंग वेव बनना चाहिए, मतलब ऐसा जो, अगर आप
10:10 पे देखो तब भी वैसा वैसा दिखे, 10:20 पे देखो तब भी वैसा वैसा पैटर्न देखे, 10:30 पे देखो तब भी वैसा वैसा दिखे। स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है स्टेशनरी वेव, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। और जो स्टैंडिंग वेव होता है वो मतलब क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी हमेशा वेव का कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एनर्जी कांस्टेंट रखना है, स्टेशनरी वेव है, तो इस टाइप से मैटर वेव है ना, उसका जो वेवलेंथ है वो इस टाइप से होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेंथ होना चाहिए। जो 2πr है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे इस डायग्राम में है पर्टिकुलर में इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, यहाँ तक 2 वेवलेंथ और ये डाई, और जो तीसरी है वो यहाँ आएगी। तो अगर ये लेंथ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इस टाइप से सिचुएशन होगी कि वहाँ पर इंटरफेरेंस होगा और ये पूरा एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को, जो स्टेशनरी ऑर्बिट का एग्जिस्टेंस है, उसको चैलेंज करेगा। तो इस चीज़ को रखने के लिए कि एनर्जी जो कांस्टेंट है उसके लिए ये चीज़ होना चाहिए, और इसी पर्टिकुलर कंडीशन से ये चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन लॉ, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको। सीधा से यह कि जो सर्कम्फ्रेंस है स्टेशनरी ऑर्बिट का, दैट शुड कंटेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। चलो 1 मिनट रुको। मंजीत, इस फोन को साइलेंट नहीं किया जाएगा इधर से? है नेक्स्ट देखो, ये हो गया बोर सोमर, मतलब क्या बोलते हैं, डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, ठीक है। बोर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, देखो ये क्या है। करस्पोंडेंस प्रिंसिपल है, तो किसी दो चीज़ों के बीच में करस्पोंडेंस एस्टेब्लिश कर रहा होगा। एक्चुअल में क्या किस किस के बीच में करता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बोले, क्वांटम थ्योरी है और क्लासिकल थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी है और जो क्लासिकल थ्योरी है, उनके बीच में कुछ करस्पोंडेंस है, ठीक है। क्या बोलता है ये लो कि आप क्लासिकल थ्योरी के जो रिजल्ट है वो क्वांटम थ्योरी से ऑब्टेन कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर कंडीशन में, उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द रिजल्ट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, द रिजल्ट्स ऑफ classical theory can be obtained by quantum theory when the quantum number specifying the when the quantum numbers specifying या quantum number specified for the system, quantum numbers specified for the system are very large, तो अगर ऐसा होता है कि जो क्वांटम नंबर जो वहाँ पर डिफाइन किए हैं वो अगर वेरी लार्ज है, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वांटम नंबर्स आर लार्ज, तो जो क्वांटम थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी
के रिजल्ट्स को देगी, ठीक है। दिस इज बोर कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल बिटवीन क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी। देखो एग्जांपल देते हैं इसका, जो एग्जांपल देखो, पहले मैं एक क्लासिकल थ्योरी से रिजल्ट फाइंड आउट करता हूँ और फिर स्वैप करता हूँ कि जो क्वांटम थ्योरी है वो कैसे वो रिजल्ट को ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। सो लेट फर्स्ट वी सी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन of electron in the orbit from classical theory, ठीक है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी 1/t और t क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, उसका उल्टा कर दिया तो इसका मतलब 2πr/v, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा v 1/2π, v कितना है Ze/4πε0 NH कट r कितना है ये रहा 4πε0 n² h कट स्क्वायर mze²। यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी कितना आया, तो ये तो हो गया 8π² और नहीं ये भी है, तो ये हो गया 32 π³ हो गया। कैसे हो गया ये, गड़बड़ तो नहीं हुई। r 4πε0² कहाँ पे यार NH² mze², ठीक है 1/r v ze²/4πε0 NH। 4π³ कहाँ से आ गया यार, अच्छा काट देंगे, ठीक है। देखो एक बार Ze4 और mz² E4 डिवाइड बाई क्या है 4πε0 n h कट को मैं h/2π लिख रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है 4πε0 n² h²/4π², ठीक है। अभी देखो 4π 2π है यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं ऐसे करूँ इस 4π को इस 4π से काट लेता हूँ, चलो पाई बचा, इस 2π को इस 2π से काट दिया, ठीक है। अब क्या बचा, पाई ऊपर जाएगा f = पाई ऊपर क्यों जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये बचा ε0 NH4 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा, 8 ε0² और n³ तो है ही, h³ है h³ और बस z² E4 इसको ले लेता हूँ बाहर me4 और z² नीचे n³ है, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा ये क्या होता है r इंफिनिटी होता है me4 8ε0² h³c। अब देखो me4 8ε0² h³c, ये जो चीज़ है
ये चीज़ है आर इन्फिनिटी। तो एफ को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ आर इन्फिनिटी सी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ऐसे कर लो। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। क्लासिकल जो थ्योरी आपको जो बोलती है वो है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से अप्लाई किया है, जस्ट क्लासिकल चीज़ें तो है ये कि समय बराबर दूरी बटे चाल है, ये सब सही है। अब बात करते हैं क्वांटम के केस में, जो क्वांटम थ्योरी है वो फ्रीक्वेंसी क्या देती है, और फिर हमको देखना है कि अगर हम जो क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है यहाँ पर दैट इज एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत लार्ज हो तो यही रिजल्ट क्वांटम थ्योरी ऑब्टेन करे, ये हमें चेक करना है। फिर हमारा जो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है कि जो क्वांटम थ्योरी है दैट विल गिव क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी विल प्रोड्यूस क्लासिकल थ्योरी रिजल्ट्स इन दिस केस इफ क्वांटम नंबर्स इन्वॉल्व्ड आर वेरी लार्ज। ठीक है, चलो देखते हैं। सो अभी क्वांटम से देखते हैं ये फ्रीक्वेंसी क्वांटम से कैसे आती है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलती है, तो नेक्स्ट हैशटैग में और फिर कंपेयर कराएंगे। नेक्स्ट हैशटैग में फ्रॉम क्वांटम थ्योरी द फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है भाई, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाई एच, ऐसे दी जाती है वहाँ पे तो। और E2 E1 क्या है, E2 E1 है आपके 1 बाई एच, E2 E1 ये है आपके, चलो ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा इसको वेव नंबर का फॉर्मूला याद है ना आपको, डायरेक्ट वेव नंबर का होता है आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर यानी कि सी बाई लेमडा, तो वेव लेमडा वैक्यूम, तो वेव नंबर इंटू सी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वेव नंबर इंटू सी यानी कि आर इन्फिनिटी सी जेड स्क्वायर एंड दिस थिंग। ठीक है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब जो n1 n2 है, लेट हम ये वाला ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराएं कि ये n है, ये n+1 है। ठीक है, और दोनों लार्ज है, ध्यान रहे n लार्ज है मतलब, ठीक है n लार्ज है, इस टाइप के ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करूँ और फिर देखता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। देखो लार्ज इसलिए लिया है कि जो आपका क्वांटम थ्योरी है वो इसी पर्टिकुलर केस में आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। देखो तो ये रिजल्ट आना चाहिए आपका क्वांटम थ्योरी से भी, तो यहाँ पर डालो n और n1 n2 की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी हो गया आर इन्फिनिटी सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, n1 है छोटे वाला, ठीक है ये n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करो इसको, फ्रीक्वेंसी आर इन्फिनिटी सी जेड स्क्वायर n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, यहाँ n+1 का स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ माइनस n स्क्वायर लिखा जाएगा, उसको मैं खोल लूँ n स्क्वायर +1 + 2n माइनस n स्क्वायर, दिस थिंग इज वाट, ये इससे कैंसिल हो गया, 2n+1 है, आर इन्फिनिटी सी जेड स्क्वायर 2n+1 एंड दिस इज n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिंस n इज ग्रेटर देन 1, n इज लार्ज बोल देते हैं, अगर n लार्ज है तो n+1 को क्या लिख सकते हैं, n ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आर इन्फिनिटी सी जेड स्क्वायर इंटू, और इसको भी आप क्या बोल सकते हो 2n बोल सकते हो, एंड 2n+1 को तो आप 2n बोल ही सकते हो, तो ऊपर तो 2n हो गया, नीचे n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, एक n कट जाएगा तो क्या बचा आर इन्फिनिटी 2 ले आओ 2 आर इन्फिनिटी सी जेड स्क्वायर बाई n क्यूब। ठीक है, n स्क्वायर ये n क्यूब, और ये क्या है, दिस इज वेरी आइडेंटिकल टू द क्लासिकल रिजल्ट। ठीक है, दिस इज आइडेंटिकल टू द क्लासिकल रिजल्ट।
बिल्कुल सही है। तो दिस इज द थिंग, बोर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल। वापस से सुन लो, क्या बोलता है बोर करस्पोंडेंस प्रिंसिपल? कोरस्पोंडेंस है मतलब दो चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, कुछ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा। और क्या होता है कि जो क्वांटम थ्योरी है दैट प्रोड्यूस क्लासिकल थ्योरी रिजल्ट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी व्हेन द क्वांटम नंबर्स इन्वॉल्व्ड आर वेरी लार्ज। सो हमने करके दिखा दिया कि जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वांटम थ्योरी एंड इन द लिमिट ऑफ n वेरी लार्ज। अब देख सकते हैं आराम से, ये दो लेवल्स थे जिनके बीच में हमने ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सोमरफील्ड्स एक्सटेंशन टू बोर मॉडल। ठीक है, और उस लेक्चर पे बाद में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस। और चलो सही है सब, ठीक है, बाय बाय।